आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारा चैप्टर है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। इससे संबंधित एक पार्ट पहले ही आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज के इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग जो भी चैप्टर के अंदर बचा हुआ है उसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर की अगर हम लोग शुरुआत करें, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भारत के अंदर जनसंख्या का आकार है और उसका जो वितरण है वो किस प्रकार से है। आज की इस वीडियो के अंदर देखिए कई महत्वपूर्ण चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम के अंदर काफी बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। फैक्ट पर आधारित ये हमारा पूरा टॉपिक है, बस आप लोगों को समझते हुए चला जाना है इसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयु संरचना की। तो नाम से ही स्पष्ट है कि भाई जो आयु है उसकी क्या संरचना है, यानी कि क्या स्ट्रक्चर है, एज स्ट्रक्चर क्या है भारत के अंदर। तो इस चीज के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, देखिए जो जनसंख्या है उसका ये महत्वपूर्ण गुण है एक आयु संरचना। इसके अंदर क्या किया जाएगा, विभिन्न विभिन्न आयु के ग्रुप बनाए जाएंगे, समूह बनाए जाएंगे, जैसे कि 0 से लेकर 5 साल की उम्र, 5 साल से लेकर 10 साल, 10 साल से लेकर 15 साल, इस प्रकार चलते रहेंगे। तो हमारे पास एक ऐसी सूची तैयार हो जाएगी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो आयु समूह रहेंगे, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि किस आयु वर्ग के अंदर कितने लोग शामिल है। तो यहां से आप लोगों को क्या पता चला कि भाई जो आयु संरचना है ये क्या है, आयु समूह के लोगों की संख्या, किसी भी आयु का जो समूह है उसके अंदर कितने लोग शामिल हैं, उनकी क्या संख्या है, उसी को ही क्या कहेंगे, आयु संरचना कहा जाएगा। तो देखिए, किसी भी देश के अंदर किस आयु के कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये उस देश के पूरी चीज को प्रभावित करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की आयु से हमें क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि इसकी जो आयु है उसके हिसाब से इसका जो इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो रुचि होगी वो किस प्रकार की चीजों में होगी। अगर ये कुछ खरीदारी करता है इस उम्र का व्यक्ति, तो किस प्रकार की खरीदारी ये करता होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल तो आप लें कि भाई कोई जैसे कि 20-21 वर्ष का कोई युवक है, उसके अलावा एक व्यक्ति जिसकी की आयु 60 से 65 के बीच में है, तो उम्र से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, एक तो वृद्ध व्यक्ति है, एक जवान है, तो दोनों की जो रुचि है वो किस प्रकार की होगी। इन दोनों की रुचि के अंदर विभिन्नताएं होंगी। उसके अलावा अगर आप लोग देखें कि भाई खरीदारी का मैंने जिक्र किया, अगर खरीदारी की बात करें तो दोनों की जो रुचि होगी, क्या चीज खरीदनी है क्या नहीं, वो भी अलग अलग होगी। उसके अलावा इन दोनों का जो आर्थिक महत्व है, उम्र के हिसाब से जो आर्थिक महत्व है, यानी कि किस प्रकार का ये भाई काम कर सकते हैं, रोजगार या कुछ भी चीज ले लीजिए, तो वो भी अलग अलग होगा। तो यहां पर मैंने कहा कि जो आयु के हिसाब से हमें पता चलता है कि जो विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं उनकी देखिए इच्छाएं जो हैं वो अलग अलग होती है। जो खरीदारी के अंदर जो रुचि है खासकर वो भी विभिन्न विभिन्न होगी। उसके अलावा इनके जो काम करने की क्षमता है, जो इनके कार्य की क्षमता है, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कार्य क्षमता, ये सब चीजें क्या है, अलग अलग होगी। और इन चीजों का पता हमें कैसे चल सकता है, एक विशिष्ट आयु वर्ग को देखकर हम ये चीज बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कहा जाए कि भाई जिन आयु वर्ग जिसकी उम्र क्या है 10 से लेकर 15 वर्ष है, तो इस आयु के लोग क्या करते होंगे, तो आप बता सकते हैं कि इस आयु के लोग क्या करते होंगे, भाई स्कूल जाते होंगे, उनकी क्या क्या रुचि होगी। देखिए, खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट रहेगा, किस प्रकार की वो खरीदारी कर सकते हैं, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। रुचि किस में रहेगी, कोई गेम वगैरह में रहेगी, इस प्रकार की चीजें खरीदेंगे। कार्य क्षमता का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आयु संरचना से इन चीजों का पता चलता है। उसके अलावा देखेंगे कि आयु संरचना से ही जो बड़ी आयु वर्ग के लोग हैं उनसे जब उनको हम देखेंगे तो उससे पता चलता है कि ये देखिए, जो देश के किसी भी प्रकार के, देखिए भाई देश के आर्थिक विकास और सामाजिक ढांचे का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं।
निर्धारण भी करते हैं। ठीक है, आयु संरचना की बात हो रही है। आयु संरचना देखिए, इच्छा, खरीदारी, कार्य क्षमता, इन चीजों को प्रभावित करती है। आर्थिक सामाजिक और इस आर्थिक सामाजिक ढांचे का भी क्या करती है, निर्धारण करती है। किसी देश का जो आर्थिक और सामाजिक ढांचा है ये किस प्रकार का होगा, ये इसका भी निर्धारण करती है। तो देखिए, ऐसा आयु वर्ग जो कि भाई नौजवान है, कार्य करने में दक्ष है, अगर इस प्रकार के आयु वर्ग की संख्या किसी देश की जनसंख्या में अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी होगी, मजबूत होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये इन चीजों का हमें पता चलता है। अब देखिए, अगर बात करें किसी भी देश की जो आबादी है यानी कि जो जनसंख्या है, अगर इसकी हम बात करें तो इसको 3 आयु वर्गों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। 3 वर्ग कौन कौन से होंगे? पहले के अंदर हम रखेंगे बच्चों को, दूसरे के अंदर कैसे होंगे, युवा होंगे, और तीसरे के अंदर वृद्ध व्यक्तियों को रखा जाएगा। तो बात करें अगर जनसंख्या की, तो जो पहला इसका भाग है ये है बच्चे। अब बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे निवासी, किसी देश के ऐसे निवासी जिनकी उम्र, जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है, वो क्या कहलाएंगे, बच्चे कहलाएंगे। कितनी उम्र बताई? 15 से जो कम आयु के निवासी हैं ये क्या कहलाएंगे, बच्चे कहलाएंगे। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी रखी गई है ये है आपकी वयस्क। वयस्क की अगर बात करें तो इनकी उम्र कितनी होगी? देखिए, 15 से लेकर 59 ईयर्स तक। ठीक है, जो जवान माने गए हैं, जो वयस्क माने गए हैं, उनकी आयु कितनी है? 15 वर्ष से लेकर 59 साल तक की आयु। और बच्चे कौन से हैं? 15 साल से जो कम आयु के होंगे वो बच्चे कहलाएंगे। अब तीसरा भाग जो बच गया है, थर्ड पोर्शन क्या है हमारा, वो क्या कहलाएगा, वृद्ध कहलाएगा। ठीक है, वृद्ध, बूढ़े, बुजुर्ग, इसके अंदर कितनी उम्र के आएंगे? 59 साल से जिनकी ज्यादा आयु है उसको रखा जाएगा इस वर्ग के अंदर, यानी कि वृद्ध कहलाएंगे। अब ये जो 3 वर्ग बन गए हैं आयु संरचना के आधार पर, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। क्या पता चलता है इससे? देखिए, अब ये चीज देखेंगे, जो बच्चे हैं क्या ये भाई प्रोडक्टिव होते हैं, क्या ये उत्पादनशील है? किसी देश की आर्थिक स्थिति के अंदर इनका क्या योगदान है? क्या ये अपनी तरफ से किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आप लोग देखेंगे कि जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो क्या है, अपने माता पिता के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो भाई फीस भी घर वालों को चुकानी पड़ती है। कॉपी किताब पेंसिल चाहिए तो वो भी घर वाले ही दिलाएंगे। कुछ खाना है, उनको अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करनी है, कुछ भी, तो सारी व्यवस्था कौन करेगा? घर वाले ही करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 15 से कम उम्र का जो आयु वर्ग है देश का, ये बच्चे कहलाएंगे। और ये किसके ऊपर आश्रित हैं? अपने परिवारजनों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उत्पादनशील होंगे, ये प्रोडक्टिव होंगे, उत्पादनशील तो नहीं होंगे। उसके बाद यही बात अगर करें वयस्क की, जिनकी उम्र 15 से 59 तक है, तो ये उत्पादनशील होंगे? तो बिल्कुल होंगे। इस आयु वर्ग के अंदर आप लोग देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि भाई गवर्नमेंट जॉब में होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होंगे तो कोई ना कोई प्राइवेट काम करते होंगे। अगर वो काम भी उनको अच्छा नहीं मिल रहा है तो कुछ भी, यानी कि कोई भी किस्म का रोजगार ये कर रहे होंगे। ठीक है, चाहे रिक्शा चला रहे हो, चाहे कुछ साफ सफाई का काम कर रहे हो, यानी कि कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। किस आयु वर्ग के? जो कि वयस्क हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस आयु के लोग कैसे होंगे? क्या उत्पादनशील होंगे? तो ये उत्पादनशील होंगे। इसके अलावा जो ये वयस्क वर्ग हमने रखा है, अगर जैविक रूप से इनको देखा जाए, देखिए उत्पादन की दृष्टि से देखा, अगर वैसे भाई बायोलॉजिकली देखें तो ये क्या कर सकते हैं? प्रजनन की क्षमता भी रख सकते हैं। ठीक है, प्रजनन की क्षमता भी रखेंगे, यानी कि बच्चे वगैरह भी पैदा ये कर सकते हैं जो वयस्क श्रेणी के लोग हैं। तो ये लिखेंगे कि भाई ये प्रजननशील भी होते हैं।
उसके अलावा जो वर्ध श्रेणी है जो कि 59 ईयर से अबव वाले भाई जो निवासी हैं, जो कि बुजुर्ग कहलाएंगे, वर्ध कहलाएंगे, तो क्या ये प्रोडक्टिव होंगे, उत्पादनशील होंगे? तो देखिए, वैसे तो भाई जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है, ठीक है। तो यहां पर 59 है, तो 60 साल के अंदर क्या है, कई जगह आप देखेंगे 58 भी है, इस प्रकार से। तो 59 जो एज है, इससे जो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि ये उत्पादनशील भी हो, यानी कि इस वक्त ये काम भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है इनकी रिटायरमेंट हो गई हो। तो इनके केस में दोनों ही बात है, हो सकता है ये उत्पादनशील हो भी सकते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली हो, अवकाश प्राप्त कर लिया हो, तो ये उत्पादनशील नहीं होंगे। उसके अलावा देखेंगे कि ये भाई शरीर तो इनका ठीक ठाक है, मतलब काम कर रहा है अभी, इसका मतलब है कि ये अभी काम कर सकते हैं। तो इनकी भाई इच्छा है कि ये आगे काम कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। तो इनके हाथ में ही है ये स्वैच्छिक रूप से क्या कर सकते हैं, काम जो है वो स्वैच्छिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे अगर ये किसी भर्ती प्रक्रिया में, भाई गवर्नमेंट जॉब जब निकलती है उसकी अगर भर्ती प्रक्रिया में ये लोग हिस्सा लेना चाहेंगे तो नहीं ले सकते, ठीक है। किसी भी देश की भर्ती प्रक्रिया में इनको नहीं लिया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अभी मैंने बताया कि जो ये भाई वयस्क है, ये उत्पादनशील है, तो कह सकते हैं कि ये किसी भी देश का क्या है, कार्यशील वर्ग होता है, ठीक है। सर्वाधिक काम करने वाला कार्यशील वर्ग होता है। और बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, आश्रित होते हैं परिवारजनों पर, इनको किसी भी प्रकार की सुविधा देनी पड़ती है, ठीक है। ये खुद से अर्जित नहीं करते हैं, बच्चों को जो है सुविधा देनी पड़ती है। तो भारत की जनसंख्या जो जनगणना है 2011 के हिसाब से, तो हम लोग देखेंगे कि जो बच्चों की संख्या है ये कितनी है, 34.4% है, ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और जो वयस्क हैं जिनकी की आयु कितनी है, 15 साल से लेकर 59 साल तक की उम्र है, तो इस श्रेणी में कितने व्यक्ति हैं, 58.7% जो है इस वर्ग के अंदर जनसंख्या आती है। उसके अलावा देखेंगे कि जो वर्ग की संख्या है ये काफी कम है, 6.9% ही है। तो देखिए जो बड़ा हिस्सा है भारत देश का, ये क्या है, वयस्क जनसंख्या के अंदर आता है, ठीक है, यानी कि कामकाज वाली जनसंख्या के अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, दूसरा जो सब टॉपिक है इसी के अंदर ही ये है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात या फिर लिंगानुपात। तो लिंग अनुपात क्या होता है, देखिए लिंग अनुपात के अंदर बात की जाती है पुरुष और महिला की। तो यहां पर प्रमुखता किसको दी जाएगी, लिंग अनुपात में महिला को दी जाएगी। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रति 1000 व्यक्तियों के अंदर, भाई प्रति 1000 पुरुषों के अंदर कितनी महिलाएं हैं, तो वो क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। तो क्या बताया मैंने आपको कि प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिला, ये क्या कहलाएगा, लिंग अनुपात कहलाएगा। महिला 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को ही क्या कहेंगे, लिंग अनुपात इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर बस इतना ही है, कुछ फैक्ट हैं वो चीज हम लोग देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है पूरे भारतीय स्तर पर वो कितना है, 2000 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है कितना है, 943, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं, ठीक है, ये 43 महिलाएं हैं। उसके बाद अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो यह है केरल का। प्रति 1000 पुरुषों पर अगर आप लोग देखेंगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है, कितनी, 1084, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हैं, 1084 महिलाएं हैं।
उसके बाद कुछ अन्य राज्य देखेंगे जैसे कि पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर लिंगानुपात की बात करें तो ये कितना है 1038, ठीक है, अच्छी कैटेगरी में है 1038 पुरुषों से ज्यादा। अब कम वालों की बात करें तो कम वालों में लेंगे सबसे पहले दिल्ली को। तो दिल्ली के अंदर जो महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर तो ये कितनी है 860 महिलाएं, ठीक है, 860 महिलाएं। यानी कि यहां पर अगर आप 1000 पुरुष इकट्ठा कर रहे हैं, अगर महिलाएं उनकी तुलना में आप लोग इकट्ठा करेंगे तो कितनी मिलेगी 860 मिलेगी, ठीक है, 140 की कमी है। उसके बाद देखेंगे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के अंदर कितनी महिलाएं मिलेंगी 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर आपको मिलेंगी। कन्या भ्रूण वध, ठीक है, कई कारण है इसके भाई, जो है महिलाओं को बोझ समझा जाता है समाज के ऊपर। आप देखेंगे कि भाई नवजात शिशु अगर पता चल जाए कि जो गर्भ में पलने वाला बच्चा क्या है लड़की है तो उसका भाई वहीं पर वध करवा दिया जाता है, भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। उसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कन्याओं को बोझ समझा जाता है कि भाई इनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, कल को बड़ी होगी शादी करेंगे तो शादी ब्याह में अलग से खर्चा लगेगा। तो इस प्रकार से ये कई सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से ये आप लोग जो देख रहे हैं इस प्रकार का डिफरेंस आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। कई राज्य आप देखेंगे यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है यहां पर जो महिलाएं हैं उनको समाज के अंदर बराबर का दर्जा दिया जाता होगा। कहीं पर आप देखेंगे कि जो महिलाओं की इस प्रकार की स्थिति है वो कैसी है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ज्यादा खराब है। तो ये लिंग अनुपात है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, उसके बाद बात करेंगे साक्षरता दर की। साक्षरता दर यानी कि यहां पर पढ़ाई लिखाई की बात होगी, साक्षरता दर। अब ये चीज जो आ रही है नाम साक्षरता, ये क्या है साक्षरता? तो साक्षरता के अंदर देखिए कि भाई कोई जैसे भारत देश की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां का निवासी जिसकी उम्र कितनी है 7 साल, 7 साल या फिर 7 साल से अधिक की उम्र है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि 7 वर्ष से बड़ी उम्र, 7 वर्ष से जो बड़ी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो किसी भी भाषा को अगर समझकर पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता हो तो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से साक्षरता की परिभाषा क्या है कि 7 वर्ष से बड़ी आयु का कोई व्यक्ति या फिर भाई महिला या बच्चा ही कह लीजिए जिसकी उम्र क्या है 7 साल से ज्यादा है और अगर वो किसी भाषा को समझ सकता है, उसके अलावा उसको पढ़ भी सकता है या लिख सकता है तो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये इसकी परिभाषा है। तो अगर बात करें कि भारत देश के अंदर जो साक्षरता की भाई दर है, दर नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे कि 2011 के हिस्सा जनगणना के हिसाब से कितने प्रतिशत व्यक्ति भारत के अंदर साक्षर हैं, तो वो कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 73% है, ठीक है, 73% है। अगर इसके अंदर भी बात करें तो पुरुष और महिलाओं का अलग अलग है साक्षरता जो प्रतिशत है, तो वो भी देखेंगे कितना है। अगर हम बात करें मेल की बात करें यानी कि पुरुषों की बात करें तो जो पुरुषों की साक्षरता दर है ये कितनी है 80.9% है, ठीक है। अगर महिलाओं की बात करेंगे कितनी महिलाएं साक्षर है उनकी दर की बात करें यानी कि फीमेल्स की तो ये 64.6% है, ठीक है। ये सब चीजें पूछी जाती है, जैसे कि ये बताया मैंने आपको, ये बहुत बार पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो साक्षरता की परिभाषा है उसके अंदर आयु क्या रखी गई है। तो यहां पर देखने को मिलेगा 7 दे देंगे ऑप्शन के अंदर, 15 है, 5 है, 7, तो इस प्रकार से यानी 7 वर्ष से आयु के बड़े। ये भी चीज स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछी गई है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो महिलाओं की साक्षरता दर है ये पुरुषों की साक्षरता दर से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, यानी कि उसके हिसाब से यहां पर आप लोग देख सकते हैं पुरुषों की जो है साक्षरता दर अधिक है महिलाओं की अपेक्षा।
तो ये चीज यहां पर बस इतनी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बढ़ेंगे और आगे, उसके बाद है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना यानी कि व्यवसाय क्या होता है, उद्योग धंधों की बात हो रही है, किस प्रकार का व्यवसाय भारत के अंदर हो रहा है, उसकी क्या संरचना है, उसी की बात कर रहे हैं। इसी चीज से ही पता चलता है कि देश जो है आर्थिक पथ पर कितना आगे बढ़ रहा है, वहां की जो व्यावसायिक संरचना है ये किस प्रकार की है। तो ये चीज हमने देखिए पहले भी डिस्कस की है, कक्षा 7 की जो ज्योग्राफी थी, कि जो उद्योग धंधे हैं या फिर जो व्यवसाय हैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे कि 3 सेक्टर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो यहां पर अगर बात करें जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर की अगर बात करें या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप भी इसको कह सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये उद्योग धंधों की ही, व्यवसाय की ही एक कैटेगरी है प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसके अंदर किस प्रकार की चीजें होंगी, तो इसके अंदर ऐसी चीजें होंगी जो कि देखिए या तो प्रकृति से प्राप्त की जा रही है या फिर प्रकृति से निकाली जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक तरफ आप लोग लेंगे, कोई व्यक्ति खेती करता है, तो ये चीज पता होगी ना कि भाई जो कृषि है ये क्या है, एक प्राथमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल होता है। आप लोग जो अन्न है यानी कि जो अनाज है उसको जमीन पर डालते हैं, भूमि के ऊपर खेती होती है, उसके बाद बहुत से अन्न के दाने ही निकलते हैं, उसके बाद जैसे बिजनेस प्रारंभ होता है। तो ये जो कृषि है ये क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। यहां पर आपने प्रकृति से ही प्राप्त किया है, प्रकृति के सहयोग से, प्रकृति के द्वारा ही आपको क्या मिला है कि अनाज मिला है। तो इस प्रकार से तो ये प्राथमिक एक्टिविटी है। उसके अलावा आप लोग देखते हैं कि जो खनन उद्योग है, जैसे कि कहीं पर कोयला निकाला जा रहा है या फिर खान से कोई धातु निकाली जा रही है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही शामिल होती है ये चीज। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो समझ गए हैं आप लोग की प्राथमिक एक्टिविटी क्या है। तो एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि भाई कृषि है, उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जैसे कि पशुपालन है, भाई डेयरी व्यवसाय है, पशुओं का पालन अगर आप लोग करते हैं, दूध वगैरह का बिजनेस करते हैं, तो ये भी क्या है, नेचुरल चीज ही है। जो भाई पशुधन होता है उससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो पशुपालन है, उसके अलावा और लोग और चीजें देखेंगे, जैसे कि देखिए मत्स्य पालन है, मछली वगैरह पाला जाता है, मत्स्य। तो इससे क्या है, मछली को बनाया नहीं जा रहा है प्रकृति से, देखिए प्रकृति से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मत्स्य पालन प्राइमरी उद्योग है। उसके अलावा जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो खनन उद्योग है, ये भी क्या है, प्राथमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो ये प्राथमिक एक्टिविटी है। दूसरी क्या होगी, जो कि अभी मैंने बताया था, उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप कहा जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। तो दूसरा क्या है हमारा, द्वितीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप है। और द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या चीजें आती हैं, प्राथमिक एक्टिविटी से, जो प्राथमिक एक्टिविटी है, जो उससे हमें जो चीज प्राप्त हुई है, उससे हमें जो चीज प्राप्त हुई थी, जैसे कि खेती करने से, कृषि से क्या प्राप्त हुआ, जैसे गेहूं की कृषि की तो भाई गेहूं प्राप्त होगा, यहां पर दूध प्राप्त हो रहा है, यहां पर मछली मिल रही है, यहां पर कच्ची धातु मिलेगी या भाई कोई पत्थर का टुकड़ा ही मिलेगा, बाद में क्या करेंगे, उसको संशोधित किया जाएगा, फिर चीजें प्राप्त होगी। तो सेकेंडरी जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि यहां से जो चीजें प्राप्त हुई थी उनको कच्चे माल की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके बाद में उनको उनका एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक अंतिम प्रोडक्ट बनाया जाता है, किसके द्वारा, जो द्वितीयक एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, इनके द्वारा। अब मान लीजिए कृषि से यहां पर गेहूं प्राप्त हुआ, अब गेहूं को मशीनों के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको पीसेंगे, उसका आटा बनेगा, आटे के बाद में उसके भाई बिस्किट बनाए जा सकते हैं, ब्रेड बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से तो जो ब्रेड है ये क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। या फिर जैसे कि यहां आपसे कृषि से टमाटर प्राप्त हुआ, टमाटो को क्या किया गया, प्रोसेसिंग की जाती है, सेकेंडरी इस एक्टिविटी के अंदर प्रोसेसिंग करके उसका भाई सॉस बना दिया गया, टमाटो केचप बना दिया गया। इस प्रकार से यहां पर मछली से भाई कुछ भी बना दिया गया, ठीक है, मछलियां मिली तो मछलियों में आप देखेंगे जैसे कि फ्रोजन फूड यानी कि
ये मिलती हैं आपको, मछली का अचार वगैरह भी मिलता है, इस प्रकार कई चीजें मिलती है। तो इस प्रकार से जैसे कि सी फूड वगैरह को पैकेट बंद करके रिजर्व किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। खनन से आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक मिट्टी का यहां से चट्टान का टुकड़ा निकलेगा, उसके अंदर से सोने को अलग से निकालकर किस प्रकार आभूषण बना दिए जाते हैं इस सेकेंडरी एक्टिविटी के द्वारा, इस प्रकार से। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो भाई तीसरा सेक्टर है व्यवसाय के अंदर, ये है तृतीयक सेक्टर है, जिसको कि टर्सरी एक्टिविटी कहेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो चीज है ना टर्सरी एक्टिविटीज, ये क्या करती है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है और जो द्वितीयक क्रियाकलाप है, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, इन दोनों को क्या करेगी, ये सहयोग प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, इनको सहयोग देती है, इनको हेल्प करती है, ताकि ये दोनों प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करे। अब कैसे सहयोग करेगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति कृषि उद्योग भाई करना चाहता है, मतलब कृषि करना चाहता है, खेत है उसके पास, लेकिन उसके पास पर्याप्त रूप से पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैंक वगैरह से क्या करेगा भाई, लोन लेगा। ठीक है, जैसे कि बैंक से लोन लिया उसने, कृषि ऋण लिया, तो यहां पर ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये टर्सरी एक्टिविटी के अंदर शामिल है। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो इसने क्या किया कि यहां पर देखिए प्राइमरी एक्टिविटी को इसने क्या किया, हेल्प करने का काम किया। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे जैसे कि बीमा क्षेत्र है, यानी कि फसलों का बीमा किया जाता है, फसलों का नहीं, फसलों का किया जाता है। उसके अलावा अगर आप और एग्जांपल लेंगे, और भी उद्योग धंधे हैं, वहां पर जो बड़ी बड़ी मशीनरी है उनका भी भाई बीमा किया जाता है, वहां काम करने वाले कामगार जो भी हैं उनका बीमा किया जाता है, कल कोई हादसा हो जाए तो उनको भाई बीमा के तौर पर। तो इस प्रकार से यानी कि कई ऐसी एक्टिविटी शामिल होती है जो कि यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ने का काम करती है। और इसके अंदर एग्जांपल लेंगे जैसे कि परिवहन का एग्जांपल ले लें आप। ठीक है, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लीजिए। अब यहां पर जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, मैंने बताया कि टमाटर से क्या बना दिया गया, टोमेटो केचप बना दिया गया। अब टोमेटो केचप तो बन गया, लेकिन इसको अब आगे कहां क्या किया जाएगा, आगे क्या किया जाएगा, पहले तो इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। तो जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है ये भी क्या है, टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। लोगों को पता चलेगा भाई इस नाम की कोई चीज आ रही है, तो क्या होगा, उसकी खपत बढ़ेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज होगा, वहां से क्या किया जाएगा कि भाई बड़ी बड़ी पैकिंगों की, ये पैकिंग क्या की जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाएगी। उसके अलावा और एग्जांपल में देखिए जो संचार है यहां पर, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है वो भी टर्सरी एक्टिविटी के अंदर शामिल है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए जो विकासशील देश है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश, जैसे कि हमारा देश भारत, तो इस प्रकार के देशों में आप लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये यहां पर ज्यादा पाई जाएगी, इस प्रकार की एक्टिविटी यहां पर ज्यादा होगी। जबकि आप लोग देखेंगे जो भाई डेवलप्ड कंट्री है, ऐसे कंट्री जो कि डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूएसए है जैसे, तो यहां पर क्या मिलेगा, जो डेवलप्ड हैं, तो यहां पर देखेंगे कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके अलावा जो टर्सरी एक्टिविटी है ये ज्यादा प्रचलन में होती है इस प्रकार की। अब भारत डेवलपिंग कंट्री है तो यहां पर क्या है, इस प्रकार की ज्यादा चीजें आप देखेंगे। अब भी देखेंगे जो अपना भाई ग्रामीण भारत है, यहां पर अब भी देखिए कृषि, पशुपालन, इस प्रकार के व्यवसाय ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे भी अगर आप लोग माने तो भाई देखिए जो भारत की लगभग 64% जो आबादी है ये किस पर निर्भर है, कृषि पर ही आश्रित है। देखिए 64, 100 में से 64 कृषि पर है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी पर निर्भर है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है इस प्रकार से। उसके अलावा अगर आप लोग देखें कि ये तो प्राइमरी एक्टिविटी पर हो गया, इसी प्रकार से जो सेकेंडरी एक्टिविटी है ये कितनी है, भारत के अंदर 13% लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जो टर्सरी एक्टिविटीज है इसके अंदर कितने, लगभग 20% के करीब, इस प्रकार से।
तो ये था व्यवसायिक संरचना किस प्रकार से है भारत की। बढ़ेंगे और आगे देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। अब भारत की जनसंख्या इतनी है तो भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से जो स्वास्थ्य क्षेत्र है भारत के अंदर किस प्रकार से काम कर रहा है, ये चीज देखनी होगी। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा ही देखेंगे, जैसे कि जो डेथ रेट है, ठीक है, जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भारत है इसने देखिए बहुत कुछ कार्य किया है। तो इस चीज का पता कैसे चलता है कि देखिए जब 1951 की जनगणना की आप लोग अगर बात करें, अगर उसकी हम लोग बात करें कि जो 1951 की जो जनगणना थी इसके अनुसार जो भाई मृत्यु दर थी तो वो कितनी थी, वो बहुत ज्यादा थी। देखिए जब 1000 व्यक्तियों में से आप लोग देखेंगे तो 25 व्यक्तियों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी एवरेज, ठीक है। 1000 पर 25 लोगों की मृत्यु होती थी 1951 की जनगणना के हिसाब से। आज के समय में देखेंगे जो लेटेस्ट जनगणना है 2011 के हिसाब से जो डेथ रेट है ये घटकर कितना हो गया है, अब 1000 लोगों में कितने लोग मरते हैं, 7.2% की, प्रतिशत नहीं इतना, बस 1000 के अंदर इतने व्यक्ति, तो 7.2 व्यक्ति यानी कि लगभग 7 व्यक्ति, कहां 25 और कहां 7। तो देखेंगे कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में भारत देश ने काफी इंप्रूवमेंट की है। तो उसका ही नतीजा है कि यहां पर जो डेथ रेट है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। इस प्रकार से इस फिगर से आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे जो एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज एज है यानी कि भाई जो एक व्यक्ति के जीवित रहने की जो एवरेज एज है यानी कितने वर्ष तक जीवित रहता है। तो अगर बात करें 1951 तक, तो जो एवरेज एज थी 1951 तक ये कितनी थी, यानी कि एक व्यक्ति 36 साल और 7 महीने मान लीजिए इतना जिंदा रहा करता था। 1951 में क्या था, एक व्यक्ति 36 साल, लगभग 36.5 साल इतना जीवित रहता था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए अब व्यक्ति कितना जीवित रहता है, 67.9 वर्ष, ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 68 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। यही सब क्यों है, चिकित्सा क्षेत्र में जो अच्छे परिणाम है, नई नई खोजें हैं, नई नई भाई चिकित्साएं सुविधाएं जो जिन्होंने वृद्धि की है भारत के अंदर, उनका ही नतीजा है कि भारत के अंदर जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गया है। उसके अलावा जो एवरेज जीने की एक आयु है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, जो अंतिम हमारा इसके अंदर पोर्शन है ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पूरे विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1952 के अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। कब अपनाया था, 1900, नोट कर लें भाई, पूछे जाते हैं इस प्रकार के। 1952 में भारत ने क्या अपनाया, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ही है। परिवार नियोजन क्या है भाई, परिवार के अंदर जो नंबर बढ़ रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कम करना ही क्या है, परिवार नियोजन है, ठीक है। जैसे कि भाई भारत सरकार की स्लोगन है हम दो हमारे दो, इस प्रकार से क्या है, परिवार नियोजन की ही पहल है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश जिसने 1952 में सबसे पहले प्रारंभ किया, शामिल हुआ इसके अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंदर। उसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना है, तो उसी के अंदर ही ये चीज देख ली गई थी कि जो भाई भारत देश की बढ़ती हुई आबादी है, ठीक है, भारत देश की आबादी क्या है, बहुत तेजी से ही बढ़ रही है, अभी से नहीं, काफी टाइम से ही, जैसे 1951 में भी यही हाल रहा होगा। तो उस समय में भी ये चीज महसूस की गई कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो आबादी है, ये क्या करेगी, जो भारत के जो विकास की दर है उसको कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की ये कोशिश करेगी। तो उसके ही चलते क्या था कि भाई एक ऐसी चीज की आवश्यकता यहां पर महसूस होने लगी जिससे कि जो जनसंख्या है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सके, कुछ आवश्यक कदम उठाए जा सके इस प्रकार से। तो
जो भी ये पंचवर्षीय योजनाएं आती थी तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से लाया जाता था जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले 1960 के अंदर कुछ बुद्धिजीवियों ने ये पहल की कि भारत के अंदर इस प्रकार की एक नीति लाई जानी चाहिए जो कि जनसंख्या के लिए काम करे, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई जाए। ये कब हुआ भाई? 1960 में पहली बार इसका सुझाव दिया गया 1960 के अंदर। तो इसी के चलते ही 1976 के अंदर 1976 के अंदर आपकी आ गई क्या? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। 1976 में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है लागू कर दी गई। 1981 के अंदर इसके अंदर क्या किए गए? कुछ संशोधन भी किए गए। अब क्या क्या चीजें रखी गई इसके अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंदर, वो चीज भी देखें। तो पहली तो क्या थी? जो जन्म दर है, पहले क्या था भाई? देखिए मृत्यु दर कितनी ज्यादा थी। तो मृत्यु दर जब ज्यादा थी तो लोग क्या कर रहे थे भाई? उसी के हिसाब से ही एक परिवार के अंदर बच्चे पैदा हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि जब मृत्यु दर अधिक है, लोगों को डर था कि भाई इतने लोग मर सकते हैं, तो इससे क्या था? ज्यादा बच्चे हुआ करते थे। तो यहां पर क्या किया गया इसके अंदर की जो जन्म दर है, ये जो बढ़ती हुई जन्म दर थी, इसको कम करने की कोशिश की गई। जो जन्म दर है इसको क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या इसीलिए तो यहां पर देखेंगे ना कि भाई जन्म दर भी अधिक थी लेकिन मृत्यु दर भी अधिक थी। यहां पर 1951 के आसपास जो जन्म दर थी वो भी क्या थी? बहुत ज्यादा थी। मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। जब आप ग्राफ देखेंगे तो इस टाइम में क्या था कि जनसंख्या धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, स्लो। लेकिन आज के टाइम में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ती हुई मिले प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या है कि जो डेथ रेट है वो बिल्कुल कम है। डेथ रेट यहां पर देख रहे हैं ना कि जो एवरेज एज है ये भी ज्यादा हो गई। अच्छी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं हैं यहां पर। जो डेथ जो है, मृत्यु दर जो है, ये क्या है? ये कम हो गया है भाई। जन्म दर भी कम है लेकिन अब जो जनसंख्या है वो इतनी अधिक है, अगर ये कम भी रहे तो भी बहुत तेजी से ये बढ़ रही है। तो यहां पर जो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी 1976 में, यहां पर क्या किया गया कि जो जन्म दर है इसको कम किया जाएगा। उसके अलावा जो जनसंख्या के वृद्धि की दर थी इसको भी क्या करने की कोशिश की जाएगी? कम करने की कोशिश की जाएगी। और क्या किया गया? यहां पर देखेंगे कि जो न्यूनतम जो विवाह की उम्र थी, ठीक है, जो विवाह की न्यूनतम आयु है, इसको क्या किया गया? विवाह की न्यूनतम आयु, इसको क्या करा जाए? बढ़ाया जाए इसको, ठीक है, इसको ज्यादा किया जाए। उसके अलावा परिवार नियोजन के लिए भाई पहल की जाए, परिवार नियोजन प्रारंभ किया जाए, ठीक है, परिवार नियोजन। और क्या किया गया? महिलाओं को भी शिक्षित करने का कार्य, महिला को भी शिक्षित करने का कार्य इसमें किया गया। तो ये तो थी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। उसके बाद जो जनसंख्या नीति आई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो महत्वपूर्ण है, जो कि बुक में भी है आपके, वो कौन सी है? 2000, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब की? 2000 की है। और ये किसकी सिफारिश पर लागू की गई? ये एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति थी, उसके द्वारा, उसके कहने पर ये लागू की गई। किसके? एम.एस. स्वामीनाथन, इसकी अध्यक्षता में थी एक कमेटी, उसके कहने पर ये लागू की गई। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो क्या लागू किया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ये लागू कर दी। तो यही कंडीशंस उसमें थी, सेम यही, जन्म दर कम करना, वृद्धि दर कम करना, तो इस प्रकार की। तो यहां पर और देखिए क्या किया गया? यहां पर किया गया कि भाई 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके ऊपर देखिए ज्यादा ध्यान दिया गया। यानी कि जो किशोर वर्ग है, किशोर वर्ग कौन सा होता है? किशोर वर्ग जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जो कि उम्र कितनी है? 10 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं, जो निवासी, वो क्या कहलाते हैं? किशोर कहलाते हैं। तो किशोरों पर ज्यादा ध्यान दिया गया इसके अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर। 14 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे थे इनके लिए क्या किया गया? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा इनके लिए दी जाने लगी। उसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर, जो
शिशु मृत्यु दर है, इसको क्या करना, कम करना, यानी कि 30 से कम करना, प्रति 1000 पर 30 से कम करना इसको। उसके अलावा बस यही है, किशोर वर्ग पर इसके द्वारा ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये था हमारा चैप्टर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ये चैप्टर यहां पर खत्म है। तो कक्षा 9th की जो ज्योग्राफी है ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 से। कक्षा 10 की जो ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।